नमस्कार। चलिए आज समय में एक लंबा सफर करते हैं और समझते हैं कि प्राचीन भारत में पहले बड़े बड़े राज्य जिन्हें हम महाजनपद कहते हैं वो आखिर बने कैसे। जरा सोचिए, आज से लगभग 2600 साल पहले का भारत, जब कोई एक देश नहीं था, तो फिर यहाँ का पॉलिटिकल सेटअप कैसा था? कौन राज करता था, कैसे करता था? यही वो सवाल हैं जिसकी जड़ तक हम आज जाएंगे। और उस सवाल का जवाब जानने के लिए ना, सबसे पहले हमें महाजनपद शब्द को ही तोड़कर समझना होगा। आखिर ये है क्या? देखिए, बहुत आसान है। ये 3 शब्दों से मिलकर बना है। महा मतलब ग्रेट, जन मतलब लोग या कोई कबीला, और पद मतलब पैर रखने की जगह, एक फुटहोल्ड। तो इन तीनों को मिला दें तो क्या बना? लोगों के बड़े समूह का एक महान इलाका, मतलब बड़े बड़े कबीलों की पक्की टेरिटरी, या कह लीजिए उनके अपने राज्य। और ये सब हो रहा था एक बहुत ही दिलचस्प दौर में। ये वही समय था जब बुद्ध और महावीर जैसे महान विचारक समाज को एक नई सोच दे रहे थे। और साथ ही एक और क्रांति हो रही थी, लोहे की। जी, लोहे के इस्तेमाल से खेती और हथियार दोनों बदल रहे थे। और इसी की वजह से काशी और राजगृह जैसे बड़े बड़े शहर बस रहे थे। तो सवाल उठता है कि ये शक्तिशाली राज्य एकदम से कहां से आ गए? ऐसा क्या हुआ कि छोटे छोटे कबीलाई समाज बड़े बड़े राज्यों में तब्दील हो गए? देखिए, ये कोई एक दिन की बात नहीं थी, इसकी एक पूरी प्रक्रिया थी। सबसे पहले तो जो घुमंतू कबीले थे वो एक जगह टिककर खेती करने लगे। अब जब खेती अच्छी होने लगी, व्यापार बढ़ा, नए नए काम धंधे शुरू हुए, तो एक सिस्टम की जरूरत पड़ी, एक स्थायी शासन की। और फिर हुआ तीसरा और आखिरी काम। छोटे छोटे राज्य आपस में मिलने लगे, कुछ ने दूसरों को जीत लिया, और इस तरह बने बड़े शक्तिशाली महाजनपद। तो चलिए अब मिलते हैं उस दौर की उन 16 सुपर पावर्स से जिन्होंने मिलकर प्राचीन भारत का पूरा पॉलिटिकल मैप बना दिया था। जी हाँ, 16। बौद्ध और जैन ग्रंथ बताते हैं कि उस समय पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में 16 बड़े महाजनपद थे, और ये सब सत्ता के लिए एक दूसरे से टकरा रहे थे। जरा इनके फैलाव का अंदाजा लगाइए। एक तरफ था मगध, जो आज का दक्षिणी बिहार है, दूसरी तरफ काशी यानी हमारी आज की वाराणसी, और तो और गांधार, जो आज के पाकिस्तान में पेशावर तक फैला हुआ था। मतलब इनका असर और इनकी पहुंच बहुत दूर दूर तक थी। अब इस दौर की सबसे दिलचस्प बात पर आते हैं। यहां पर ना हर जगह एक जैसा शासन नहीं था, बल्कि दो बिल्कुल अलग अलग तरह के सिस्टम चल रहे थे। एक तरफ थे राजतंत्र, जैसे मगध, कोसल, जहां राजा का बेटा ही राजा बनता था, मतलब हेरिडेटरी रूल, राजा ने जो कह दिया वही कानून। लेकिन दूसरी तरफ कुछ गणतंत्र भी थे, जी, रिपब्लिक्स, जैसे वज्जी और मल्ल। यहां कोई एक राजा नहीं था, बल्कि एक सभा या संघ मिलकर शासन चलाता था, जिसमें लोग मिलकर फैसले लेते थे। और ये बात तो वाकई हैरान कर देती है कि वज्जी संघ की जो राजधानी थी वैशाली, उसे दुनिया की सबसे पुरानी रिपब्लिक्स में से एक माना जाता है। सोचिए, ये हमारी लोकतांत्रिक विरासत की जड़ें कितनी गहरी हैं। लेकिन जहां इतनी सारी ताकतें हों, वहां टकराव तो होना ही था। सत्ता के लिए संघर्ष लगातार चल रहा था, और इस संघर्ष में एक महाशक्ति बाकी सब पर भारी पड़ी। और वो महाशक्ति थी मगध। हर्यंक वंश से कहानी शुरू हुई, फिर शिशुनाग, फिर नंद, और आखिर में महान मौर्य वंश। एक के बाद एक राजवंशों ने मगध को इतना फैलाया कि धीरे धीरे बाकी सारे महाजनपद इसके विशाल साम्राज्य का हिस्सा बन गए। और फिर चंद्रगुप्त मौर्य के समय तक आते आते आज़ाद महाजनपदों का वो दौर खत्म हो गया। उन सभी को मिलाकर भारत का पहला महान साम्राज्य बना, मौर्य साम्राज्य। तो अब सबसे बड़ा सवाल, ये सब तो इतिहास की बातें हैं, ठीक है, लेकिन ये आज हमारे लिए क्यों जरूरी है? इन महाजनपदों की वो कौन सी देन है जो आज भी जिंदा है? इनकी विरासत बहुत गहरी है। पहली बार भारत को एक राजनीतिक यूनिट की तरह देखने की नींव इन्होंने ही रखी। इन्होंने गणतंत्र यानी रिपब्लिक की जो परंपरा शुरू की, वो हमारी डेमोक्रेसी की जड़ों में है। तक्षशिला जैसे एजुकेशन सेंटर और बड़े बड़े शहर इन्हीं के दौर में फले फूले। और हाँ, ये वही दौर था जिसने बौद्ध और जैन धर्म के विचारों को पनपने और पूरी दुनिया में फैलने का मौका दिया। तो कुल मिला के महाजनपद सिर्फ कुछ पुराने राज्य नहीं थे, वो असल में भारतीय इतिहास की वो पहली सीढ़ी थे जिसने समाज को कबीलों के सिस्टम से निकालकर एक संगठित पॉलिटिकल सिस्टम तक पहुंचाया। यहीं से भारत के महान साम्राज्यों की कहानी शुरू होती है। एक ऐसी कहानी
जिसकी विरासत आज भी हमारे समाज और राजनीति में कहीं ना कहीं जिंदा है।